वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 5 जुलाई 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला अल्लूरी सीताराम राजू, गुलजारी लाल नंदा, निपुण भारत, चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट, लास्ट आइसेरिया, पुष्कर धामी, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव, डाउरी पेमेंट्स, बिरसा मुंडा ऑपरेशन और इंडियन आर्मी मेमोरियल के बारे में। पहला टॉपिक है अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। दरअसल इनका 4 जुलाई को जन्मदिन था। इनका जन्म जो 1897 अथवा 98 माना जाता है और इनका निधन 7 मई 1924 को हुआ था। यह भारतीय क्रांतिकारी थे। इनका जो मुख्य आंदोलन था वह था रंपा रेवेलियन, जो कि 1922 में किया गया था। यह क्यों किया गया था? दरअसल 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पारित किया गया। दरअसल ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ईस्ट गोदावरी यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था उस समय, पूर्वी गोदावरी और विशाखापट्टनम, लेकिन आज यह आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। तो उस समय यहाँ क्या हुआ था कि 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पारित किया गया था। दरअसल इस एक्ट से पूर्व यहाँ जो ट्राइबल लोग थे वो यहाँ पर एक खेती का कार्य करते थे, जिसे हम जानते हैं पॉडू एग्रीकल्चर सिस्टम। वह सिस्टम वही है जो आप नॉर्थ ईस्ट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के रूप में देखते हैं, यानी कि जो स्थानांतरण कृषि का कार्य किया जाता है। यानी कि मान लीजिए ये जो स्थान है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो इनको जला करके ये क्या करते हैं, ज़मीन बनाते हैं और उसके बाद कई वर्षों 5-6 वर्ष तक यहाँ खेती करते हैं। फिर इसको छोड़ करके वह दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ भी यही कार्य करते हैं। तब तक ये जो पहले वाला स्थान है यहाँ पर क्या होता है, पेड़ पौधे फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। एक प्रकार से यह नेचुरल भी है। तो ये कार्य किया जाता था, इससे इनकी जीविका तो चल जाती थी, यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं उनकी जीविका चल जाती थी। लेकिन जो पूंजीवादी थे, कौन, ब्रिटेन वाले, तो उनको तो राजस्व चाहिए ना, रेवेन्यू चाहिए। तो वो इस प्रकार के कल्टीवेशन सिस्टम में क्यों रहेंगे, नहीं ना रहेंगे। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने इन क्षेत्रों को किसे दे दिया, जमींदारों को दे दिया। अब जमींदारों के द्वारा इनको काफ़ी शोषण किया जाएगा। तो इन्होंने यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह कर दिया 1922 में इस क्षेत्र में। कहाँ पे? ईस्ट गोदावरी और विशाखापट्टनम में। ये जो आंदोलन है एक अन्य नाम से जाना जाता है, मन्यम रेवेलियन के नाम से। क्यों? क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू का एक अन्य नाम मन्यम बिरुडू भी था। तो चलिए दूसरा टॉपिक रखते हैं, गुलजारी लाल नंदा के बारे में। इनका भी जन्मदिन मनाया गया 4 जुलाई को, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था, 4 जुलाई 1898 का, और निधन 15 जनवरी 1998 को, लगभग 100 वर्ष में, है ना। दरअसल इन्हें एक घटना के रूप में काफ़ी याद किया जाता है, क्योंकि हमारे 2 प्रधानमंत्री, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। तब ये 2 बार कार्यकाल जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, यानी कि एक बार 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था उस समय, और दूसरा बार 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था 1966 में, तब ये कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाए गए थे। इसके अलावा इनके बारे में और जाने तो 1997 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है निपुण भारत के बारे में। निपुण यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। दरअसल आपने देखा होगा कि हमारे जो बच्चे होते हैं स्कूलों में कक्षा 6-7 में भी चले जाते हैं, लेकिन उनको अंकों को समझने में और पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, है ना। तो इसी को ख़त्म करने के लिए ये जो पहले शुरू किया गया, शिक्षा मंत्रालय का एक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इनके द्वारा शुरू किया गया आज ही के दिन 5 जुलाई 2021 को। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ, बच्चों जो होते हैं उनमें 2026-27 तक ग्रेड 3 के जो बच्चे हैं उनमें रीडिंग और न्यूमेरेसी यानी कि अंक के प्रति अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न करना, यानी कि एक समझ विकसित करना, ताकि आगे उनको शिक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो यह है निपुण भारत। इसे लागू किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा ही, और यह देश भर में 5 स्तर पर लागू किया जाएगा। कौन कौन स्तर? एक तो नेशनल हो गया, दूसरा राज्य, तीसरा डिस्ट्रिक्ट, चौथा ब्लॉक और 5वां स्कूल लेवल पर। इन 5 स्तर पर इसे लागू किया जाएगा। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि शिक्षा मंत्रालय का एक विभाग है। नेक्स्ट टॉपिक है चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट। दरअसल यूएसए के द्वारा
इस लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा 14 अन्य राष्ट्रों को शामिल किया गया है, क्योंकि ये जो देश हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट सपोर्टेड आर्म ग्रुप तो चलाया जाता ही, साथ में वहाँ बच्चों को भी भर्ती किया जाता है। आपको ये पता है कि पाकिस्तान में क्या है, कई सारे आर्म ग्रुप है जिसको सरकार द्वारा समर्थन किया जाता है, और वहाँ पे जो है बच्चों को भी 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इसीलिए ये जो है एक लिस्ट जारी किया जाता है यूएसए के द्वारा, चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट, जिसमें पाकिस्तान के अलावा 14 अन्य राष्ट्रों को भी शामिल किया गया है। ये जो जारी किया जाता रिपोर्ट, उसका नाम है ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट। ये जो है इसे जारी करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया था अमेरिका में। कौन सा नाम है? चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट। ये जो CSPA एक्ट है इसे पारित किया गया था। इसी के तहत प्रतिवर्ष जो है यह लिस्ट जारी किया था TIP यानी कि ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट के नाम से। तो इसे याद रखिएगा, जारी किया था यूएसए के द्वारा। इस पर जो है अप्रैल 1, 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच के डाटा को शामिल किया गया। इसमें जो पाकिस्तान के अलावा अन्य देश हैं जैसे कि तुर्की, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, DRC, ईरान, इराक, लीबिया, माली, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन, ये जो देश है इनको इसमें शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको अगर इसमें शामिल किया जाता है सैन्य रूप से, तो उसे UN कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड के अलावा ये जो जिनेवा कन्वेंशन है उसके तहत भी अपराध माना गया है। इतना ही, ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने भी एक रोम स्टैचू में इसे वॉर क्राइम के रूप में माना है। नेक्स्ट है लास्ट आइस एरिया। दरअसल ये जो आइस एरिया है यह मेल्ट हो गया यानी कि पिघल गया। कहाँ पे? ये जो ग्रीनलैंड है उसके उत्तर में, ये जो ग्रीनलैंड है उसके उत्तर में ये जो एरिया है ये क्या था, ये पिघल गया है। दरअसल वैज्ञानिकों को काफ़ी हताशा, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि ये जो है बर्फ वह 2040 तक पिघलेगा, लेकिन वह अपने समय से 20 वर्ष पूर्व ही यह पिघल गया। यह जो एरिया है ये पोलर बियर और वॉरलस को जो है ये खाने यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध थे, क्योंकि पोलर बियर को यहाँ सील प्राप्त होते थे और वॉरलस को क्या होते थे, यहाँ पर ये अनाज यहाँ से प्राप्त होते थे, चारा जो होता था उनको यहाँ से प्राप्त होते थे। लेकिन अब तो ये पिघल गया, जिससे इनका जो आवास यहाँ से कहीं और चेंज हो सकता है। तो यह ग्लोबल वार्मिंग का एक इफेक्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पुष्कर धामी के बारे में। दरअसल यह उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। दरअसल ये जो तीरथ सिंह रावत है ये क्या है, ये लोकसभा के मेंबर थे। अब चूंकि लोकसभा के मेंबर हैं तो अगर वो राज्य के CM बनाए जाते हैं तो उनको ये जो विधानसभा है उसके तो सदस्य होने चाहिए ना। अगर वे सदस्य नहीं है तो कम से कम कितने 6 माह तक वो क्या हो सकता है, यहाँ पर वो CM बने रह सकते हैं। लेकिन चूंकि जो पैंडेमिक चल रहा है जिस कारण से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि जो उपचुनाव होते हैं वह कराना अभी संभव नहीं है, तो उपचुनाव कराए नहीं जाएंगे। तो ये जो तीरथ सिंह रावत थे वे किस प्रकार से विधानसभा के मेंबर बन सकते हैं, नहीं बन सकते ना। इसलिए उन्होंने 4 महीने में ही रिजाइन दे दिया, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि इस पैंडेमिक में उपचुनाव अभी कराया जा सके। इसीलिए अब जो है पुष्कर धामी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया उत्तराखंड का। यह उत्तराखंड के 45 वर्ष में बनने वाले यानी कि सबसे युवा मुख्यमंत्री भी हैं अब तक के, कहाँ, उत्तराखंड के। इसके अलावा बात करें तो यह अभी जो है करंट MLA है पुष्कर धामी, ये खातिमा क्षेत्र है वहां से उत्तराखंड के। नेक्स्ट टॉपिक है कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव 2021 के बारे में। दरअसल प्रधानमंत्री के द्वारा इस कॉन्क्लेव को एड्रेस किया गया। इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा बतलाया है कि जो कोविन है उस पर 200 मिलियन यूजर है जो कि आरोग्य सेतु का यूज कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर डेटा काफ़ी है। इसी प्रकार से अन्य बातें की गई कि ये जो हमने काम किया यानी कि पूरी तरह से जो टीकाकरण किया वो डिजिटलाइजेशन किया, यानी कि जो भी व्यक्ति है वो डिजिटल रूप से रजिस्टर करवाता है और टीका लेता है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि भारत सरकार को पता हो गया कि मतलब कितने हमने वैक्सीनेशन कर दिए हैं। तो एक प्रकार से एक उचित डेटा भी है सरकार के पास, तो उसी पर ये कॉन्क्लेव किया जा रहा था। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम किस प्रकार से लड़ रहे हैं, जिसमें विश्व को भी साथ देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने वन अर्थ वन हेल्थ का भी कंसेप्ट रखा।
नेक्स्ट टॉपिक है डाउरी पेमेंट्स के बारे में। दरअसल ये जो टॉपिक है आप इसे मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डाउरी। दरअसल वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है जिसमें बतलाया गया है कि जो 1960 से 2008 के बीच में कुल 17 जो भारतीय राज्य है उसमें 40,000 शादियाँ हुई और उनमें 96% जो पीपल है यानी भारत के लोग हैं उनको शामिल किया गया। यानी कि 1960 से 2008 के डेटा को इसमें शामिल किया गया है और इंडिया में जो दहेज है उसको इसमें विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि ये जो दूल्हे की तरफ से यानी कि जो ग्रूम फैमिली जो होते हैं उनके तरफ से दुल्हन को $67 यानी कि लगभग 5,000 रुपये का गिफ्ट दिया जाता है, जबकि बदले में ये जो दुल्हन के यानी कि ब्राइड फैमिली है उनके द्वारा ये जो दूल्हे के परिवार है उस पर $429 यानी कि अगर भारतीय रूप में बोले तो वो 32,000 रुपये औसतन, ये पूरे भारत के नहीं, इससे काफ़ी अधिक होता है, आपको भी पता है। तो 32,000 रुपये औसतन बैठता है यानी कि 32 - 5 यानी कि 27 यानी लगभग 27,000 रुपये ये जो है दहेज बैठता है प्रत्येक ये जो भारत है उसमें। तो प्रत्येक व्यक्ति पर ये 27,000 रुपये का एक डाउरी बैठता है। तो ये विश्लेषण किया गया जो कि एक परिवार का ये जो 14% होता है एनुअल हाउस होल्ड इनकम उसका 14% हो सकता है ये 27,000 रुपये। उल्लेखनीय है कि जो डाउरी सिस्टम है उसके लिए हमारे भारत में USO एक्ट ये जो 1961 है उसमें डाउरी प्रोविज़न एक्ट भी पारित किया गया इनके विरोध में, यानी कि एक कानून बनाया गया है किसको रोकने के लिए, दहेज को रोकने के लिए। इसमें जो प्रावधान है मिनिमम 5 वर्ष की सज़ा है और 15,000 रुपये जुर्माना भी शामिल है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा ऑपरेशन के बारे में। दरअसल आज जो कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का जन्म था तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर गुलमर्ग जो कि LOC के पास है वहाँ पर वॉर मेमोरियल को इनके याद में शुरू किया गया। दरअसल ये जो कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी थे इन्होंने बिरसा मुंडा जो ऑपरेशन चलाया गया था 1999 में उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। ये बिहार बटालियन से संबंधित है। दरअसल 1999 में जो ऑपरेशन विजय चलाया जा रहा था तो यह 2 दिनों के लिए रुका हुआ था, लेकिन घाटी में जो LOC है वहाँ पर जो एक्टिविटी थे पाकिस्तान की तरफ से वो किए जा रहे थे। तो उसी के विरोध में यानी कि ये जो इंडियन आर्मी थे उनके द्वारा बिरसा मुंडा ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 17 पाकिस्तानी सोल्जर को भी मारा गया। उनके कई सारे जो अड्डे थे उनको डिस्ट्रॉय किया, लेकिन हमने एक सेना को खो दिया गया किनको, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी। तो ये जो गुरजिंदर सिंह सूरी है उन्हीं की याद में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया LOC के पास। तो इसे याद रखें बिरसा मुंडा ये जो ऑपरेशन है किससे संबंधित है, ये कब हुआ था, और ये जो गुरजिंदर सिंह है उनको महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन आर्मी मेमोरियल के बारे में। फिर से एक मेमोरियल। दरअसल हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वे अभी 2 देश की यात्रा पे, कहाँ, UK और इटली में। तो इनके द्वारा इटली में क्या शुरू किया गया है, एक इंडियन आर्मी मेमोरियल की शुरुआत की गई है क्योंकि भारतीय सेना जो थे द्वितीय विश्व युद्ध में वे इटली को आज़ाद करवाए थे द्वितीय विश्व में। दरअसल जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तब इटली का मुसोलिनी और जर्मनी का हिटलर वो दोनों एक साथ युद्ध कर रहे थे, लेकिन 1943 में क्या हुआ कि इटली और जर्मनी में विरोध उत्पन्न हो गया, यानी कि उन दोनों में एक प्रकार से मनमुटाव हुआ और ये दोस्त अलग हो गए, है ना। दोनों अलग होने के बाद जो इटली है वह ये जो मित्र राष्ट्र है उसके साथ आ गया, और जिस कारण से जो है जो भारतीय सेना जो उस समय किसका, इंग्लैंड का एक भाग हुआ करती थी, तो उन्होंने इसका साथ दिया और इस प्रकार से इटली को बाहर निकाला। तो इसीलिए ये जो है मेमोरियल उसे याद किया गया, सेना को याद किया गया और मेमोरियल बनाया गया, कहाँ पे, इटली में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।